चलिए, तो हम अपना बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बायोमोलिक्यूल का हमने पहले इंट्रो पढ़ लिया था, है ना। तो उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे। रिवीजन किया जो पढ़ा था हमने। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। और इसमें हमने कौन से दो फंक्शनल ग्रुप देखे थे कार्बोहाइड्रेट में? एल्डोज और कीटोन, है ना। जिसमें एल्डिहाइड है दैट इज एल्डोज, एंड जिसमें कीटोन ग्रुप है वो कीटोन्स। ठीक है, इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, है ना। तो क्या थे, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था? हाँ, किस शुगर चेन की कितनी प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। चलिए, अब बहुत रिवीजन नहीं करेंगे, आपने रिवीजन कर लिया, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था कि शुगर दो टाइप की है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। क्यों नहीं चल रही? अच्छा, ठीक है, हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, पर इसको हमने देखा था कि दो तरीके की शुगर होती है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में गेन होता है ना, और रिडक्शन में देता है ना। तो हम रिड्यूसिंग शुगर नाम से बता रही है कि क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? इसमें सबसे पहले लिखिए, इट कैन रिड्यूस। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो रिड्यूस कर सकती हैं किसको? इट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस reagent and Fehling solution, Fehling solution। ऐसी शुगर जो रिडक्शन कर सकती है किसका? फेलिंग सॉल्यूशन का या फिर टॉलेंस रिएजेंट का, इनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। तो लिखिए, इट कैन डोनेट हाइड्रोजन, can donate, it can donate electron, it can donate electron। ठीक है, चलिए, रिड्यूसिंग शुगर जो है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती हैं और टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती हैं। एग्जांपल क्या है? सारे मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स में हमने पढ़ा था ग्लूकोज और भी चीजें पढ़ी थी, फिर हमने डाइसेक्राइड्स पढ़े थे। तो सारे मोनोसेक्राइड और सारे डाइसेक्राइड आते हैं किसमें? रिड्यूसिंग शुगर में। एक्सेप्शन है हमारे पास सुक्रोज का। सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। फिर भी ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो यहाँ स्टार आएगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल है ऑल मोनोसैक्राइड्स एंड disaccharides with exception of except सुक्रोज। तो ये क्वेश्चन आता है, अगर सुक्रोज आया और आप पढ़ोगे भाई ये तो डाइसेक्राइड है, मैम ने बताया था सारी जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो क्या होती है? हाँ, तो आप क्या करोगे? सुक्रोज क्या है? रिड्यूसिंग, डाइसेक्राइड होने के बाद भी रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है। समझ में आया? चलिए, चलो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिड्यूसिंग शुगर, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है एल्डिहाइड या कीटोन। रिड्यूसिंग शुगर के पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड या कीटोन। लिखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज हैव फ्री, बिकॉज दे हैव, बिकॉज ऑफ फ्री फंक्शनल ग्रुप, फ्री
फंक्शनल ग्रुप, वो भी कौन से हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। उनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाते हैं, डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, अब लिखिए एग्जाम्पल और लिख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब किस में आते हैं, रिड्यूसिंग शुगर में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब आते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर में। अब एक टेस्ट होता है, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी भी, तो बेंडिक टेस्ट। ठीक है, इस क्या होता है, जब भी आप बेंडिक टेस्ट करते हैं किसका, रिड्यूसिंग शुगर का, तो लिखिए बेंडिक टेस्ट, BNETICT, बेंडिक टेस्ट। अब क्या होता है बेंडिक टेस्ट, क्या है, लिखिए ब्रैकेट में, केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर। बेंडिक टेस्ट क्या है, ये करिए केमिकल टेस्ट है जो क्या पता लगाता है कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो शुगर रिड्यूसिंग है कि नहीं है ये पता लगाता है हमारा बेंडिक टेस्ट। क्या होता है, लिखिए रिड्यूसिंग शुगर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, डोनेट करेगी, तो लिखिए रिड्यूसिंग शुगर गिव इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग शुगर गिव इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, बेंडिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बेंडिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। हमारी रिड्यूसिंग शुगर जब हम डालते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन में, तो रिड्यूसिंग शुगर इलेक्ट्रॉन देती है, बेंडिक टेक्स्ट उसको क्या, बेंडिक सॉल्यूशन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अल्टीमेटली हमें कलर चेंज देखने को मिलता है, लिखिए सो कलर चेंज टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन, कलर चेंज हमको देखने को मिलता है टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलती है इस टेस्ट में। ठीक है, और एक्स्ट्रा करके लिख लो, फेलिंग टेस्ट में हमको क्या मिलता है, फेलिंग टेस्ट जो था ना अभी मैंने बताया ना, इट कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग टेस्ट में क्या कलर आता है, लिखिए रेड प्रेसिपिटेट, जो कि किसकी रहती है, कॉपर ऑक्साइड की, Cu2O, रेड प्रेसिपिटेट ब्रैकेट में लिखिए कॉपर ऑक्साइड की Cu2O। तो हमारी रिड्यूसिंग शुगर क्या है, समझ में आया, ऐसी शुगर जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, जो टॉलेंस सॉल्यूशन को, हमारे बेंडिक इनको क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है, इनको रिड्यूस कर सकती हैं। जब ये टेस्ट करेंगे हम तो हमको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन मिलता है बेंडिक में, और फेलिंग्स में हमको कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, वो भी रेड कलर का। ठीक है, सारी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हमारे किस में आते हैं, रिड्यूसिंग शुगर में, विद एक्सेप्शन ऑफ, अभी मैं बताऊंगी सुक्रोज भी क्यों हम कह रहे हैं उसको कि वो रिड्यूसिंग नहीं है, रिड्यूसिंग नहीं है। अब लिखिए नॉन रिड्यूसिंग, अब नॉन रिड्यूसिंग क्या करेगी, इट कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जो रिडक्शन नहीं कर पा रही, वो क्या है हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्यों नहीं रिड्यूस कर पा रही है, क्योंकि इनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहता है, तो लिखिए कैन नॉट रिड्यूस बिकॉज नो फ्री फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एल्डिहाइड का एंड कीटोन का फ्री फंक्शनल ग्रुप इनके पास नहीं प्रेजेंट है। इसमें आएंगी ऑल पॉलीसेक्राइड्स, कौन आता है इसमें, ऑल पॉलीसेक्राइड्स आते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, ऑल पॉलीसेक्राइड। अब इनके पास कोई फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है, कोई ओपन जगह नहीं है जहां रिएक्शन हो सके, तो लिखिए इसमें बोथ एनोमेरिक कार्बन
एनोमेरिक कार्बन, बोथ एनोमेरिक कार्बन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड, मतलब इनका कोई हाथ फ्री ही नहीं है कि ये रिएक्शन कर सके, कि ये रिडक्शन कर सके, है ना। तो लिखिए बोथ एनोमेरिक कार्बन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड, मतलब अगर ये हाथ मैंने किसी का हाथ पकड़ा, इस हाथ से मैंने किसी का हाथ पकड़ा, तो क्या मैं और किसी के साथ पेयरिंग कर सकती हूँ? नहीं। पर अगर मेरे ये हाथ फ्री है तो मैं क्या कर सकती हूँ? पेयरिंग कर सकती हूँ। तो यही चीज हम इसमें देखेंगे कि कोई भी फ्री एंड नहीं है तो हमको यहाँ रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका बेंडिक टेस्ट भी क्या रहेगा? नेगेटिव। यहाँ पर बेंडिक टेस्ट क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पर लिखिए बेंडिक टेस्ट नेगेटिव। ठीक है, अब ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब ऐसे एनोमेरिक एंड समझने के लिए आप दो तरफ करिए। एक तरफ लिखिए फ्री एनोमेरिक एंड, एनोमेरिक में एक फ्री लिखिए, फ्री एनोमेरिक एंड, और एक तरफ लिखिए और एक एंड इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है ना एक दूसरे से जुड़ने के लिए, तो एक एंड है जो फ्री है और दूसरा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, मतलब एक हाथ फ्री है और एक क्या है? बॉन्ड बना के रखा है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर एनोमेरिक एंड फ्री रहता है तो क्या होता है। अगर एंड फ्री है तो इट विल रिएक्ट, पैरो बना के लिख दिए, इट विल रिएक्ट, और रिएक्ट करेगा तो क्या बन गया? रिड्यूसिंग शुगर, है ना। अगर रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बन गया? रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा वाला जहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है वो एंड कैसा रहेगा? लॉक्ड एंड, लॉक्ड एंड एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? हो गया? देखिए रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? ऐसी शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। बेंडिक एंड फेलिंग टेस्ट को क्या करेंगे? इसमें हमको रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस द कॉपर आयन टू Cu प्लस, मतलब एक H चला गया, विच गिव ब्रिक रेड कलर। इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने की वजह से हमको एंड में एक ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो मोनोसैकेराइड लिया, ग्लूकोज लिया, ठीक है, जो भी चीज को टेस्ट करना है वो लिया और उसमें उतनी अमाउंट का बेंडिक सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, जो चीज हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे हैं, तो जितने अमाउंट में 2 ml ग्लूकोज लिया उतने अमाउंट में हमने बेंडिक सॉल्यूशन डाला, फिर इसको एक बॉइल मतलब डबल हीट मेथड से क्या करा? गर्म किया। जब हमने हीट किया तो हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर इलेक्ट्रॉन दे देती है और बेंडिक सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करके अपना कलर चेंज कर लेता है। समझ में आया? मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनके एग्जांपल दिया। ठीक है, समझ में आया रिड्यूसिंग शुगर। और दूसरी तरह हमारी जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप इनमें प्रेजेंट रहता है, फ्री फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। ऑल पॉलीसैकेराइड एंड सुक्रोज, है ना, पॉलीसैकेराइड सारी इसमें आएंगी विद अ डाइसैकेराइड कौन? सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग। अब अमॉन्ग डाइसैकेराइड ओनली सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग। चलिए ऐसा क्यों है मैं आपको दिखाती हूँ। चलो लिखो, सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है ना। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड और वो भी इससे मिलके बन रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बन रही है हमारी सुक्रोज। अब क्या होता है? ग्लूकोज का एनोमेरिक एंड इट इज लॉन्ग या फिर यूज हो रहा है। फ्रक्टोज का एनोमेरिक एंड इज ऑल्सो लॉन्ग क्योंकि यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में। ठीक है,
ये दोनों एंड क्या है? नो फ्री एनोमेरिक कार्बन। अब यहां पर नो फ्री एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं प्रेजेंट है, सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये क्या बन रहा है अल्टीमेटली? सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भाई रिड्यूसिंग होने के लिए आपका एनोमेरिक एंड फ्री होना चाहिए, आपके पास फ्री क्या कहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सुक्रोज जो है इसके दोनों एंड क्या रहते हैं? यूज्ड रहते हैं, ब्लॉक्ड रहते हैं बॉन्ड बनाने में, इसीलिए ये क्या बन गया हमारा? हाँ। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हमने पढ़ा कि ऐसी जैसे मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते ना, फर्दर सिंपलर उसमें ब्रेक नहीं कर सकते। हाइड्रोलिसिस, हाँ, पानी से तोड़ना है हाइड्रोलिसिस। तो थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस के बारे में लिखिए। हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेकिंग शुगर यूजिंग वाटर। हमारा हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज ब्रेकिंग शुगर यूजिंग, ये चैप्टर के एमसीक्यू ट्राई किए, बनाया शिवांश, ट्राई किया? कुछ बन रहा था? तुमसे बन रहा था? चलिए, ब्रेकिंग शुगर यूजिंग वाटर, क्या इस सैटरडे को टेस्ट है? अभी नहीं पता। चलिए, अब बड़ी शुगर्स को, जैसे कि मेरे पास 100 ब्रिक्स हैं, मैं उसे तोड़ सकती हूँ। मेरे पास 10 ब्रिक है, मैं उसे भी तोड़ सकती हूँ, पर मेरे पास एक ब्रिक है तो मैं उसको तोड़ सकती हूँ, पर क्या मुझे उससे दूसरी ब्रिक मिलेगी? जब हम 100 ब्रिक्स को गिराएंगे तो हमें 100 ब्रिक मिलेंगी अलग अलग, पर एक ब्रिक को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, जो मोनोसेक्राइड्स है, उसको फर्दर, तो लिखिए बिग शुगर को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? स्मॉलर शुगर में। सुक्रोज जो है, सुक्रोज लिखिए, सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहां पर ये नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है, पर जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये किसमें आ जाता है? रिड्यूसिंग फॉर्म में। देखिए, आफ्टर हाइड्रोलिसिस मिक्सचर बिकम रिड्यूसिंग शुगर। आफ्टर हाइड्रोलिसिस मैंने बताया सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि ये क्या है? डाइसेक्राइड। और जब इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो क्या है? ये रिड्यूसिंग रहेगा, है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद इट बिकम रिड्यूसिंग। तो लिखिए आफ्टर हाइड्रोलिसिस मिक्सचर बिकम रिड्यूसिंग शुगर, मिक्सचर बिकम रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज हाइड्रोलिसिस ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो हमारा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बना रहा है, जब हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो गई, हाथ फ्री हो गए। अब ये क्या बन गया? रिड्यूसिंग। तो हाइड्रोलिसिस के बाद सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग से रिड्यूसिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख दीजिए, सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, but after hydrolysis it gives reducing sugar. Sucrose is a non-reducing sugar, but after hydrolysis it gives reducing sugar. समझ में आया हाइड्रोलिसिस क्या है? वाटर से किसी भी चीज को फर्दर ब्रेक करना इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हमने वो स्टार्च, अगार, ये सब प्रिपरेशन पढ़ ली थी ना, पढ़ी थी ना, इंसुलिन, थाइटिन, सेल्यूलोज, ये सब पढ़ा था ना। अब ग्लूकोज का प्रिपरेशन पढ़ेंगे शॉर्ट में, ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर की जाती है। ग्लूकोज प्रिपरेशन,
ग्लूकोज प्रेपरेशन। चलिए सबसे पहले सुक्रोज से ग्लूकोज को बनाना, ठीक है। फर्स्ट हम किससे बनाना सीखेंगे? फ्रॉम सुक्रोज, मतलब केन शुगर। केन शुगर, गन्ने से शक्कर बनाना, है ना। तो सुक्रोज बनाना फ्रॉम केन शुगर। अब जब आप रिएक्ट कराते हो सुक्रोज प्लस वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस, गिव ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिली हमको? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए। Plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6। एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो पहला ग्लूकोज हम कैसे बना सकते हैं? विद हेल्प ऑफ सुक्रोज या केन शुगर। ये रिएक्शन हमको मिलती है जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ग्लूकोज मिलती है, ठीक है। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मिल रही है? तो ग्लूकोज हमको मिल रही है। चलिए अब हम सेकेंड पढ़ेंगे, ग्लूकोज प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। सेकेंड पढ़ते हैं फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे हम ग्लूकोज बना सकते हैं? ये कॉमर्शियल मेथड है, मतलब जब हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है ग्लूकोज का। दिस इज अ कॉमर्शियल मेथड। तो अगर पूछा जाए कॉमर्शियली ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्टार्च को बॉईल करेंगे, बॉइल्ड एट starch boiled with diluted sulfuric acid H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको कर रहे हैं, स्टार्च को बॉईल कर रहे हैं, ओके। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? किस कंडीशन में? कंडीशन हमारी होनी चाहिए टेम्परेचर लगभग 393 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, विथ प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस कंडीशन में ये बनाती है, दिस प्रोड्यूस मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। इस कंडीशन में जब हम स्टार्च को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं, बॉईल कराते हैं। तो जब हम टेम्परेचर 393 केल्विन रखते हैं और प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए? 2 to 3 atm, तो हमको ढेर सारी सुक्रो ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। इसका भी रिएक्शन लिख लीजिए। In presence of तो मल्टीपल एन नंबर ऑफ हमको इसमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो कॉमर्शियल या लार्ज स्केल पे ग्लूकोज हम किसके हेल्प से बना रहे हैं? लार्ज स्टार्च से।
यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया आपको? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देन उसके बाद ग्लूकोज प्रिपरेशन, कॉमर्शियल स्केल पे एंड स्मॉल स्केल पे, दोनों समझ में आया? इसके ऊपर रीड करिए। अब हम कार्बोहाइड्रेट के पास जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पे। आपके एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दिया है न्यूक्लिक एसिड, खोल के देखो। दिया? अच्छा, लास्ट पेज पे सीधे नहीं है? कौन सा वाला टॉपिक है? उसके बाद क्या है न्यूक्लिक एसिड के बाद? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन उसके बाद दिया है। प्रोटीन लास्ट है। फिर एंजाइम्स है, केमिकल रिएक्शन है, फिर हाउ एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट। ठीक है, चलिए। मॉलिक्यूलर, उसमें क्या पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड का में क्या होते हैं? ऐसे बोल सकते हो, पूरा चैप्टर उसी में बेस्ड है। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? क्या पढ़ा है? न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है, कुछ याद है? न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है? मैम कैमरा ऑफ हो गया, अभी आया, अभी ठीक हुआ दीपक? अभी ठीक हुआ दीपक? चेक करके बताओ। न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे। तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? क्या बनता है अल्टीमेटली? क्या हमारा प्रेक्टिकल? प्रोटीन। डीएनए आरएनए किससे बन रहे थे? हैं? इनकी चेन, इनके पॉलीमर्स सब क्या कहलाते हैं? डीएनए आरएनए। प्रोटीन ही में पहुंच गई सीधे लड़की। अमाइनो एसिड से बन रहा था प्रोटीन, याद आ रहा है कुछ? रिवीजन नहीं कर रही हो क्या? चलिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि अरे चैप्टर कोर्स कंप्लीट कराना थोड़ी सी मोटो है, तो पढ़िए उसको, याद तो करो। चलिए भाई, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो मिलकर के बना रही है क्या? कौन से? पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की रिपीटिंग यूनिट। व्हाट इज पॉलीमर एंड मोनोमर? क्या होता है पॉलीमर और मोनोमर? पूरी कहानी सुना चुकी हूँ इसकी, तब भी नहीं याद है। कोई भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे चीजें मिलके बनी है, दैट इज मोनोमर। और जब ये मोनोमर मिल जाते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर। तो जो ब्रिक है उसको कहा मैंने पॉलीमर, और जो बॉल है उसको मैंने कहा, उल्टा बोल दिया मैंने, ब्रिक इज अ मोनोमर एंड बॉल इज अ। अभी ये कितनी बार और बताना पड़ेगा कि अभी याद रहेगा? तो लिखिए सबसे पहले, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना लेता है हमारा? मिलके बना लेता है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बना रहे हैं हमारे, और वो क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। तो लिखिए दीज आर दी, बस ये लिखो, पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड आर क्या, ब्रेक, और न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, वॉल हुई। और ये वॉल क्या होती है, जैसे डीएनए, आरएनए। अभी क्लियर हुआ, जो छोटा वाला स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियो, जब ये ढेर सारे मिलके क्या बना लेते हैं, न्यूक्लिक, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, आप दोनों, आप लोग कुछ इसमें डाउट रख रहे थे कि मैम उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रेक इज स्मॉलर यूनिट इज, और ये मिलके क्या बना रही है, जैसे डीएनए है। ठीक है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये लिखो जल्दी जल्दी, आप कवर करेंगे इस वाले को, जल्दी कंप्लीट करेंगे, ये लगभग पढ़ा ही हुआ है क्योंकि समझ में आया। अब एग्जाम्पल लिख लिए डीएनए आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर से पढ़ा रही हूँ इसमें। आपको याद है हमने बताया था डीएनए में क्या क्या मिलता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटो शुगर मिलती है, शुगर और हमारा नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के क्या बना रहा है हमारा, हमने डीएनए में पढ़ा था। तो अभी ये बता रहे न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, डीएनए आरएनए कैसे बनते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में हमको क्या मिल रहा था, कार्बन, हाइड्रोक्सिल, कीटोन या फिर एल्डोज। तो ये इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमको क्या क्या मिल रहा था, एक लंबी चेन कार्बन की, तो कार्बन तो प्रेजेंट है, इसके बाद हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा था, OH ग्रुप मिल रहा था, इसके बाद या तो हमको एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या कीटोन ग्रुप मिलेगा। याद है हमने बनाया था एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको जो हम सेकेंड आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं आफ्टर कार्बोहाइड्रेट दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, एक शुगर, पेंटोज शुगर, 5 पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस। ठीक है, सेंटर में हमारी शुगर है, एक साइड पे नाइट्रोजनस, एक पे फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए जब ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियो। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो यही जब ये कार्बन मिलते जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड मिला, मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड बना लिया। क्या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। ऐसे स्ट्रक्चर, इसी को रिपीट करो, ये पूरा फिर से रिपीट हुई, फिर से ये हमारी ब्रेक हो गई। समझ में आया, अभी क्लियर हुआ। अब देखिए हम इन तीनों को तो मिला के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पर जब हम सिर्फ बेस और शुगर को कंसीडर करें, जैसे ये जो हमारा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट ग्रुप को छोड़ के इन दोनों की बात करें तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कैसे याद कर लो, साइड वाला कोई सा निकाल दिया है, एक निकाल दिया है, वो कौन सा निकला है, फॉस्फेट को निकाला है, तो हमारा जो बाकी जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, और जब तीनों को मिला देते हैं तो न्यूक्लियो। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए ये वाला बना लो, ये फ्लो चार्ट। न्यूक्लियोटाइड देखिए अभी, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड इनसे मिलकर के बनती है। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट आप कर भी चुके हो, फिर भी आप वापस कर रहे हो, तो अब ऐसे करना कि याद रहे। कल तक मुझे आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराना है, देखो अगर हो जाए। और केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई ना, पूरी हो गई ना। अभी मेरा 11th का वो प्लांट का चैप्टर चल रहा है ना, वो कितना बचा है, थोड़ी सा बचा है। कौन सा बचा है लास्ट में, रेस्पिरेशन की ट्रांसपोर्ट, क्या बचा है, एक चैप्टर जो और बचा है, ग्रोथ बचा है ना, वो शायद मुझे कराना पड़े। इस वीक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है, जल्दी जल्दी। इसके आप क्वेश्चंस बहुत लगाइएगा, पर्टिकुलरली थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है इसके। और जो आपके एनसीईआरटी में देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे ग्लूकोज हमने कहा था हेक्सा 6 उसमें पढ़ा, वो है फ्रक्टोज में कितने थे, 5 वाला था। तो ये थोड़ा आप उसके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार मैं उसको आपको खुद भी एक्सप्लेन कर दूंगी बुक से, पहले इसका एक बेसिक आइडिया हो जाए इस चैप्टर का। हो गया, चलिए तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बनाती है न्यूक्लिक एसिड, जैसे ही क्या
उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड क्या है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। और अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो उसमें सिर्फ क्या आएगा, फॉस्फेट को हटा करके बाकी दोनों चीजें। समझ में आया? ये आपको क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाओ। ये एक ब्रिक है, ये हम एक कीट की बात करें, जब ये मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, इसके रिपीटिंग यूनिट, इसके पॉलीमर क्या बनाता है, डीएनए या फिर आरएनए। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कौन है भाई? दीपक, दीपक और अंजनी, समझ में आ रहा है? चले आगे। चलिए अब देखिए, पेंटोज शुगर की बात करें, पहले थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में और लिखिए। चलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए क्या करता है भाई? हाँ, उसके अलावा बहन, प्रोटीन बनाने के अलावा जिसका मेन काम क्या है न्यूक्लिक एसिड का, क्या करता है? जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास करता है। डीएनए आरएनए, डीएनए के फॉर्म में हमारी जनरेशन टू जनरेशन क्या पास होती है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। तो लिखिए, transmitted from one generation to next. तो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट ड्यू टू, नहीं बस इतना लिखो, फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट, है ना। एंड न्यूक्लियस ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए होता है ना। तो लिखिए, न्यूक्लियस ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर। सबसे पहले ये हमारा न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये डीएनए किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पास करने में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम्स कहते हैं कि नहीं, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर लोकेशन की बात करें तो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसके टाइप की बात करें, न्यूक्लिक एसिड के टाइप की बात करें तो ये डीएनए हो सकता है एंड आरएनए हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेचर की बात करें कि किस तरीके का होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, हाँ पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड की। तो ये एक नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड एक ब्रिक की बात करनी है। जब लॉन्ग चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड की किसी पॉलीमर की, तो ये बना देता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो लिखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स, और ये पॉलीमर्स किसका बनाता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में से कौन छोटा है, कौन किसको बना रहे, समझ में आया? अभी तक आप कंफ्यूज थे इस चीज में, फेसेस बना रहे थे अजीब अजीब। तो न्यूक्लिक एसिड मिलके बन रहा है पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हम कर चुके हैं। इसमें एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम डीएनए और आरएनए की शुगर की बात करें कि इसमें कौन सी शुगर, जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखिए, डीएनए में प्रेजेंट रहती है, डीएनए में प्रेजेंट रहती है बीटा
D2 डाईऑक्सी राइबोज, ठीक है, बीटा D2 डाईऑक्सी राइबोज, और आरएनए में प्रेजेंट है बीटा डी राइबोज, ठीक है। समझ में आया? दोनों में शुगर की बात कर रहे हैं, जो शुगर दोनों में प्रेजेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है? एक में बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, एक में राइबोज, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें कि इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये हो गया तक। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो प्रेजेंट है प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। वी आर बेसिकली रिपीटिंग थिंग्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है मॉलिक्यूलर बेसिस में, और फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजनस बेस की बात करें न्यूक्लिक एसिड में, तो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स प्रेजेंट है। प्यूरिन्स जैसे कि एडेनिन एंड पिरामिडिन जैसे साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। शॉर्ट में लिखिए, नाइट्रो क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में एक तरफ प्यूरिन्स, एक तरफ पिरामिडिन्स, ए और जी एक तरफ लिखो, CUT एक तरफ लिखो। अब प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमको डबल रिंग मिलती है, ये हम पढ़ा चुके ऑलरेडी। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है, पिरामिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। पिरामिडिन कैसा रहेगा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एंड प्यूरिन्स डबल रिंग। अब हमने ये देखा था कि प्यूरिन्स मतलब एडेनिन ग्वानिन हमें डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, पर पिरामिडिन में क्या होता है, साइटोसिन एंड थायमिन हमको डीएनए में मिलता है, यूरेसिल एंड साइटोसिन हमको किसमें मिलता है? आरएनए में। तो ये हमारा प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स हो गया, मतलब न्यूक्लिक एसिड का नाइट्रोजनस बेसिस। हमने पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ लिया है ना। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज रहती है शुगर, और आरएनए में राइबोज शुगर रहती है। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स है। प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। पिरामिडिन्स हमारा है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये तीनों क्या आता है? पिरामिडिन में आता है, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट रहता है और एब्सेंट रहता है डीएनए में, ठीक है। समझ में आया पूरा आपको? क्लियर है ये? चलें आगे। चलिए ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए अब न्यूक्लिक एसिड में हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके रखेगा। ये कैसे? ईस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये हमारी दो ब्रिक है, एक हमारी ब्रिक है ये वाली, है ना। एक ईट हमारी ये है और दूसरी ब्रिक हमारी ये हो गई। अब ब्रिक हम जोड़ते हैं सीमेंट की हेल्प से। यहाँ सीमेंट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बनता किसके बीच में है? अब एक ब्रिक ऐसी है, दूसरी ब्रिक ऐसी, ऐसे जोड़ते हो ना। अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो क्या ये सही है? तो जुड़ कहां से रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड कहां से बन रही है। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो कहां से जुड़ते हैं? देखिए पहला ईस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये फर्स्ट है, जैसे इसका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा दूसरे वाले के
शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। देखिए फॉस्फेट ग्रुप एक का दूसरे का शुगर से जुड़ेगा, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप एक का दूसरे के शुगर से जुड़ेगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमको मिल रही है अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो सीमेंट है जिससे वो जुड़ रहे हैं, किस किस के बीच में होगी, एक का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे के शुगर से, है ना, फॉस्फेट ग्रुप शुगर से। तो ये जिस जगह से जुड़ रही है, जैसे हमने बात करी ब्रिक, मैं आपको यहीं पर सीमेंट लगाना होगा तब हमारी वॉल परफेक्ट बनेगी। अगर मैं ये सीमेंट वर्टिकली लगा दूं, फिर इसको वर्टिकल कर दूं, फिर इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो क्या हमारी सही वॉल बनेगी? तो कहाँ बनता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? पहले तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ रहता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, क्योंकि इनको जुड़ना पड़ेगा तभी तो एक लॉन्ग चेन बनेगी हमें न्यूक्लिक एसिड की। और ये जुड़ता कहाँ से है, एक का शुगर दूसरे का फॉस्फेट। समझ में आया? ये लिखो शॉर्ट में अपने हिसाब से। और कार्बोहाइड्रेट्स किससे जुड़ रहे थे, कौन सी बॉन्ड थी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए एक चीज और यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये देखिए स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये हमारी एक न्यूक्लियोसाइड, इसमें 1' पोजीशन पे हमारा बेस और शुगर अटैच हो रहे हैं और फॉस्फेट ग्रुप और शुगर अटैच हो रहे हैं 5' पोजीशन। तो लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखिए बेस प्लस शुगर एट 1' पोजीशन। सबसे अच्छा आप ये डायग्राम बना लो तो आपको याद रहेगा कि 1' कौन सा था भाई, क्या क्या था, ये बना लीजिए। यहाँ एरो बना के लिखिए बेस प्लस शुगर एट 1' पोजीशन, और बेस और शुगर को हम साथ में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट एट 5' पोजीशन पे लिंक रहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। हो गया? बताइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखिए कि एक हम न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो हमारा बेस और शुगर वो किस पोजीशन पे अटैच्ड है, और न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट एट, अब इसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर किस पोजीशन पे या किस जगह पे बनता है, किन दो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस तरीके से हमारी लॉन्ग पॉलीमर चेन क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। चलिए अब लिखिए, ये लिख लिया हमने लिंकेज न्यूक्लियोटाइड कैसे होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, है ना। 3' का कार्बन मिलता है 5' के शुगर से। देखिए 3' का कार्बन
कार्बन बोलिंग होंगे शुगर, मिलता है 5 डैश के फॉस्फेट से। समझ में? ये इसकी आप लोग फोटो ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी आप फोटो ले लो, या फोटो ले लो चाहे बना पाओ तो बना लो, पर टाइम लगेगा उसमें। हो गया? और अपने ग्रुप में डाल दीजिए। अब यही न्यूक्लियोटाइड की जैसे एक, फिर दो, ये दो, फिर ऐसे तीन, ऐसे चार, ऐसे पांच, ऐसे मल्टीपल जगह न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, तो लॉन्ग चेन ऑफ हमारी न्यूक्लिक एसिड रेडी हो जाती है। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कैसे होता है? देखिए, जो हमारा डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। एक न्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, पॉली क्यों कह रहे हैं? मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना रहा है। समझना है? पूरा वर्ड समझिएगा। 2 पॉली मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल। Existing as a double helix, the 2 polynucleotide strands are joined together by hydrogen bond between purines and pyrimidine. अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, पर ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनमें जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, वो एक दूसरे से किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन। दिखा रही हूं मैं आपको, देखिए, जिसे ये 2 बेसिस जो जुड़े हैं ना, ये एक दूसरे से किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इन दोनों के बीच में तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन कैसे बन रही है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनती है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप हमारा क्या बना रहा है? स्ट्रक्चर, हमारी इस न्यूक्लियोइक एसिड की बैकबोन, एक डबल हेलिक्स मॉडल की बैकबोन। नाइट्रोजन बेसिस फेसिंग ईच अदर, मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका आएगा? शुगर एंड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तब भी इतना डाउट लग रहा है, इतना देर लग रहा है। और जो बेसिस है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होकर क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन एंड pyrimidine, एडेनिन एंड थाइमिन प्यूरिन्स के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितनी बन रही है? और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में, हेलो ये लिखो, हाँ बताओ। तेज है, तेज है, कितनी देर से हुई है? अगर होगा तो थर्मोमीटर में चेक कर लेना, मुझसे नहीं काम चलेगा। 0 से पैरासीटामोल लेना पड़ेगा 650, वेट ज़्यादा है ना, 40 होगी तो उससे नहीं उतरेगा। पैरासीटामोल 650 लिया एक, ठीक है। अभी वही दे दो, मैं क्लास में हूँ, फिर ठीक से बात करके नहीं बताती हूँ। समझ में आया? तो बैकबोन हमारा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप बनाता है, और जॉइंट एक दूसरे को फेस करके जॉइंट कौन करता है? नाइट्रोजनस बेसिस। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड रहते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5' to 3', दूसरा 3' to 5'। देखिए, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड मिलते हैं 5 एंड 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री, एंड 3' एंड मतलब 3rd कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री। दोनों अपोजिट एंड की बात करिए। ईच बेस पेयर स्ट्रैंड टर्न्स एट 36 डिग्री। बेस पेयर टर्न होते हैं 36 डिग्री,
उसके बाद फुल टर्न इन्वॉल्व 10 बेस पेयर। अगर हम पूरे एक राउंड, जैसे एक स्लाइड होती है, ऐसे हमारा पूरा का पूरा जो डीएनए का मॉडल है वो राइट हैंड साइड में कॉइल्ड है, तो जो पूरी एक कॉइल है वो 10 बेस पेयर लगभग उसके अंदर होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम दिखाने तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है हमारा डीएनए का, ये राइट हैंड कॉइल रहता है। मतलब आपको कॉइलिंग कैसे मिलेगी? राइट हैंड पे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। कैसे मिलेगा? राइट हैंड पे कॉइलिंग मिलेगी। अब हेलिक्स का डायमीटर देखिए, कॉइलिंग कैसी है? राइट हैंड कॉइलिंग हमको मिल रही। अब चौड़ाई इस हेलिक्स की, ये जो कर्व है इसका डायमीटर है 2 नैनोमीटर के लगभग। ठीक है, ये देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हेलिक्स का डायमीटर 2 नैनोमीटर। हेलिकल राइज है 0.34। ये देखिए, इन दोनों के बीच में 0.34 नैनोमीटर का क्या आएगा? डिस्टेंस है। अब एक कर्व की बात कर रहे हैं, पूरा एक कर्व जिसमें लगभग 10 बेस पेयर रहते हैं, इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 3.4 नैनोमीटर का है। तो यहां से देखिए, राइट हैंड कॉइलिंग मिलती है। डायमीटर जो है हमारे डीएनए की लगभग 2 नैनोमीटर की है। हेलिकल, एक दो बेस पेयर के बीच का 0.34 नैनोमीटर। हेलिकल पिथ मतलब पूरे एक कर्व जिसमें लगभग 10 बेस पेयर रहते हैं, ये कितना है? 3.4 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। मैंने फोटो लिया था पर फोटो तो हो ही गया। हेलिकल पिच क्या होती है? शॉर्ट में लिख लीजिए, वैसे तो आपको उससे समझ में आ गया पर फिर भी लिख लो। हेलिकल पिच इज, मैम ये ग्रीन वाला दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, ये फोटो खींच के भेज दो जरा ग्रुप पे, वो मांग रही है अंजलि। हो गया? अब हेलिकल पिच लिखिए क्या है। चलिए बेटा आगे लिखो, हेलिकल पिच क्या है? इट इज a vertical distance covered in one complete turn। एक पूरा जो टर्न है, पूरी कॉइल, एक टर्न को क्या कहते हैं? हेलिकल पिच, जिसका डिस्टेंस होता है लगभग 3.4 नैनोमीटर। तो लिखिए, इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट टर्न एंड इट रफली कंटेन 10 बेस पेयर। एक टर्न में लगभग 10 बेस पेयर आते हैं। एक टर्न में लगभग कितने बेस पेयर आते हैं? तो अगर क्वेश्चन आए हेलिकल पिच कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस पेयर, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा 10। ठीक है, चलिए हेलिकल राइज भी लिख लो ऐसे। हेलिकल राइज क्या होती है? देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, और ये हेलिक्स डायमीटर तो आपको पता ही है, उस पूरे की चौड़ाई। ये आपको याद करना है, स्टार बना लीजिए इस पे। चलिए चले आगे, हो गया ये।
डबल हेलिक्स मॉडल का बैकबोन समझ में आया, दो लॉन्ग पॉलीमर रहता है किसका, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बैकबोन हमको मिलेगी फॉस्फेट ग्रुप की और शुगर की, पेंटोज शुगर की, विद आपको बेसेस मिलेंगे जो एक दूसरे को फेस करके हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो भी कहाँ, शुगर एंड फॉस्फेट पे। 1 डैश पे हमको मिलेगा क्या, नाइट्रोजनस बेस। 5 डैश पे हमको मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। फिर इसके आगे सारे डायमेंशन और राइट हैंड कॉलिंग हमको देखने को मिलती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बेस पेयर में एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, साइटोसिन एंड ग्वानिन में, क्योंकि हम डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ यूरेसिल की बात नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो ढेर सारा जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर। चलिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है, 2 नैनोमीटर, 1 टन के बीच में 3.4, 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आए। अब ये देखिए, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमको मिलेगी और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रफली मैं बता दे रही हूँ। अगर ये डीएनए की भी हम टाइप की बात करें तो बी फॉर्म जो है उसमें लगभग 10 बेस पेयर मिलेंगे, जो सबसे यूजुअल फॉर्म है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बी फॉर्म जो है डीएनए का सबसे यूजुअल फॉर्म में 10 बेस पेयर मिल रहा है। ए फॉर्म में लगभग क्या मिल रहा है, 11 बेस पेयर, सी में 9 बेस पेयर, डी में 8 बेस पेयर। तो बी है जो सबसे कॉमनली आता है। बी जो है हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसमें लगभग 10 बेस पेयर होते हैं, ये सबसे कॉमन फॉर्म है किसका, डीएनए का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डीएनए ये वाला, अभी हमने बोला राइट हैंड कॉइलिंग है। एक ऐसा भी डीएनए जिसमें लेफ्ट हैंड कॉइलिंग है, जिसको कहते हैं जेड डीएनए, और इसमें 12 बेस पेयर है। तो अगर क्वेश्चन है जेड डीएनए की कॉइलिंग कौन से डायरेक्शन में, तो आएगा लेफ्ट हैंड साइडेड और बेस पेयर 12। तो ये लिख लो, DNA with left hand coiling is called Z-DNA. हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। चले आगे बेटा, चलो अब पढ़ना है हमको शेयर गैस। ये क्या है भाई, चलो लिखो शेयर गैस रूल। हेडिंग डालिए, शेयर गैस रूल। तो बेसिकली हम इसमें 2 रूल पढ़ेंगे, पहले रूल लिखते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। लिखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, in DNA, percent guanine percent guanine will match percent cytosine. In DNA, percent guanine will match percent cytosine and percent thymine will match percent adenine. ठीक है, पहला रूल इस शेयर गैस रूल के हिसाब से
पहला रूल ये है जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा और जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल लिखिए, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग composition of DNA varies among species। अलग अलग स्पीशीज में हमको ये डीएनए का बनना, कॉम्पोजिशन जिस चीज से वो मिलके बना है, ये अलग अलग मिलेगा। अभी मैंने आपको ये रूल लिखवाया, अब मैं इसको आपको समझाऊंगी कि ये दो स्टेटमेंट बताना क्या कह रही है। सबसे पहले हमने बात करी शैरगैफ्स रूल के बारे में, जिसमें हमको ये समझ में आया कि ये रूल क्या बताता है कि जितना डीएनए में एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही। इसके बाद दूसरी चीज उन्होंने बताया अलग अलग स्पीशीज में जो डीएनए है, एनिमल का हो गया, यीस्ट का हो गया, किसी प्लांट का, सबके डीएनए में किसी में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा हो सकता है, किसी में एडेनिन थाइमिन ज्यादा हो सकता है। ये वेरीज करता है कॉम्पोजिशन। यहाँ समझ में आया? अब ये लिखिए कि एक्चुअल में हमको ये शैरगैफ्स रूल दिया किसने था, लिखिए कंक्लूडेड बाय एरविन शैरगैफ्स फॉर डीएनए मॉलिक्यूल। ये किसने दिया था? एरविन शैरगैफ ने लेट 1900s में। अब दिया था इन्होंने इन लेट 1900s में एक्सपेरिमेंट किया था और दिया था शैरगैफ रूल। ये तो हुआ, हो गया। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो रूल लिखा है ये बताना क्या चाहता है। हो गया मेरा। चलिए पहला रूल जो हमारा है जिसमें बता रहे एडेनिन और थाइमिन के नंबर और ग्वानिन और साइटोसिन के नंबर सेम रहेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए है वो किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड, ठीक है, इन चारों चीज से मिलके बना है। इसमें इन्होंने कहा कि रेशियो ऑफ एडेनिन वर्सेस ग्वानिन इज 1:1 and adenine and thymine and cytosine and guanine is equal to 1:1। ठीक है, AT is 1:1, AG is equal to 1:1। मतलब इसकी परसेंट इज इक्वल टू इसकी परसेंट, इनके परसेंट इज इक्वल टू इसकी परसेंट इक्वल। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल लिख लो। एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल 4 guanine, so there will be 4 adenine. If 4 guanine is equal to 4 cytosine and 6 adenine is equal to 6 thymine। ये और किसको फॉलो कर रहा है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। एडेनिन है तो उसकी जगह पे क्या आएगा? थाइमिन आएगा, उससे बॉन्ड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अब जहां जहां ए आएगा वहां टी आएगा, तो दोनों का नंबर सेम नहीं हुआ। दूसरा रूल था शैरगैफ का, डीएनए कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब कोई एक स्पीशीज हो सकती है जिसमें साइटोसिन ज्यादा है, किसी और में ग्वानिन ज्यादा है, किसी में कुछ और ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए इसका, सेकेंड रूल का एग्जाम्पल लिख लो, उससे समझ में आ जाएगा। ह्यूमन जीनोम में हमको मिलता है, सेकेंड वाला जो है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन जीनोम की बात करें, ह्यूमन के जीन की बात करें, तो इसमें लगभग साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो है 40%। ठीक है, और एडेनिन एंड थाइमिन का रेशियो है
60%। ओके, वहीं अगर एक ईस्ट के जीनोम की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट के जीनोम की, तो इसमें हमको साइटोसिन एंड ग्वानिन का रेशियो मिलता है 38%। सॉरी, ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो मिलता है 38% एंड एडेनिन एंड थायमिन का मिलता है 62%। ऐसे और अलग अलग स्पीशीज के जो जीनोम है उसमें हमको ये रेशियो अलग अलग मिल सकता है। तो ये दो चारगैफ ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। समझ में आया? चारगैफ रूल समझ में आया? एडेनिन इज इक्वल टू, पहला एडेनिन इज इक्वल टू ग्वानिन इज इक्वल टू, दूसरा अलग अलग स्पीशीज में इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये दोनों रूल समझना है चारगैफ के। तेज ऐसी है बेटा, थोड़ा सा नॉर्मल करो, मैं लिखूंगी तो। चलो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। चारगैफ रूल के हिसाब से कंडक्टेड बाय एडविन चारगैफ फॉर डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ देखो, एडेनिन प्लस ग्वानिन जिसको प्यूरिन कहते हैं इज इक्वल टू पिरामिडिन टी प्लस ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू, इनका रेशियो कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज ओनली, मतलब अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग वेरी कर सकता है, एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट है। ह्यूमन में सब में सेम मिलेगा, इसमें सब में इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड पेंटोज शुगर। समझना है चारगैफ रूल। इसके बाद आते हैं आरएनए पे, छोटा सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। देखो ऐसे आरएनए कहते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए, जैसे कि रियो वायरस एंड राइसडोर वायरस में हमको मिलता है ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना। चलिए, अब डज नॉट फॉलो चारगैफ रूल, इसमें चारगैफ रूल फॉलो क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। इसके अंदर इसके फॉर्म कैसे हैं, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ये लगभग टोटल अगर आरएनए की बात करें सेलुलर आरएनए तो 5% मैसेंजर आरएनए होते हैं, 80% राइबोसोमल आरएनए होते हैं, है ना। और हमारे क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन में। इसके बाद हमारे 10 to 15% हमारे एस आरएनए एंड टी आरएनए रहते हैं। इसकी फोटो ले लो, इसको लिख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हमारा आई गेस न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया, लिखो इसको, ये आरएनए आप लोग लिख लेना। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, देन न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वाइटामिन्स। चलिए हेडिंग डालिए वाइटामिन्स। दिया नहीं क्या वाइटामिन, एंजाइम मेटाबॉलिक, चलिए विटामिन एडिकल इसमें तो लिखिए, मैं आपको करा देती हूँ। एनसीईआरटी में दिया है ना विटामिन्स, नहीं दिया पक्का, एनसीईआरटी में दिया है, मैंने खुद पढ़ा, चेक करो। बहुत छोटा सेक्शन दिया हुआ है।
देखो मुझे देखने दो मेरी कुछ एनसीईआरटी। एंजाइम के नीचे, एंजाइम के जस्ट नीचे 10.4 दिया कि नहीं दिया 10.4 में? बुक चेंज हो गई है क्या? दिखाइए एंजाइम दिख रहा है। हटा दिया है विटामिन्स, इसीलिए मैं तुम्हारी बुक की फोटो लेके जाती हूँ। पूरा विटामिन का लेक्चर प्रिपेयर कर दिया। मुझे चेक करने दो एनटी के सिलेबस में, अगर विटामिन हो तो पढ़ेंगे, नहीं तो हटा देंगे। चलिए। Biomolecule structure and function of protein, carbohydrates, lipid, nucleic acid, enzymes, type, properties and मैंने हटा दिया। चलिए विटामिन नहीं पढ़ रहे हैं, पकड़िए। अब हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। अब मुझे तो अपनी बुक की फोटो देना। ऑनलाइन भी बुक्स में विटामिन दिया हुआ है, आई डोंट नो कब की बुक रखी है। एक मिनट के लिए रुकिएगा, आप लोग रिविजन करिए। मैं देखिए इतना कुछ विटामिन के बारे में पढ़ा दिया। एंजाइम्स हैं, तो हमको सिर्फ पढ़ना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, लिपिड एंड प्रोटीन बचा है, एंड एंजाइम। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम खोल लीजिए अपने एनसीईआरटी में।
अब हमारी लाइफ, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म, फूड डाइजेशन, बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं। ये रिएक्शंस हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। अगर डाइजेशन रुक जाए, मेटाबॉलिज्म रुक जाए तो क्या हम फंक्शनल रहेंगे? तो लिखिए, लाइफ डिपेंड ऑन मेनी केमिकल रिएक्शंस। लाइफ डिपेंड ऑन मेनी केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग टुगेदर, जो एक साथ हो रही है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये सब एग्जाम्पल है किसके? सब एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स के, रिएक्शंस के। अब ये एंजाइम्स एक्चुअली में होते क्या है? माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लिखवाया था ना, एंजाइम डाल करके टाइप ऑफ प्रोटीन ही लिखवाया था, याद है? याद है फर्स्ट क्लास? चलिए लिखिए, एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये लगभग प्रोटीन ही है। दीज आर यूजुअली, ज्यादातर टाइम सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? ज्यादातर एंजाइम्स हमको प्रोटीन ही मिलेगी। कुछ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम भी वो पढ़ेंगे हम। ये किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह। मैंने बताया बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन होती है, ये एंजाइम इन रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो लिखिए, दे आर कैटलिस्ट, दे आर कैटलिस्ट। और क्या कर रहे हैं ये? जो हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। अब लिए कैटलिस्ट के बाद एक ब्रैकेट में लिखो बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट या फिर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग पे काम कर रहा है। बायो मतलब समथिंग लिविंग, तो इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग इन अ लिविंग बॉडी, वर्किंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, अब इसके बाद लिखिए एक्सेप्शन, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन नहीं है। लिखिए, सम एंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन। अब कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो नॉन प्रोटीन है। देखिए, नॉन प्रोटीन एंजाइम जैसे कि राइबोजाइम्स, आरएनए एंजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी, राइबोस आरएनए एंजाइम, ये दो नॉन प्रोटीन एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एंजाइम एक तरीके का ज्यादातर प्रोटीन ही होता है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जो रिएक्शंस होती है उनको स्पीड अप करता है। एट टाइम्स ये नॉन प्रोटीनिशियस भी हो सकते हैं, बिना प्रोटीन के भी हो सकते हैं। नॉन प्रोटीन एंजाइम्स हैं जैसे कि राइबोजाइम्स एंड राइबोन्यूक्लियस पी। समझ में क्या करते हैं, क्या होते हैं? ज्यादातर क्या होते हैं ये, और करते क्या है? किसके कैटलिस्ट है? जो बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस हो रही है उसको कैटेलाइज कर रहे हैं, उसको उसके कैटलिस्ट है, उसको स्पीड अप कर रहे हैं। ठीक है, अब कैटलिस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आ जाएगा हमारे एंजाइम्स, और इनऑर्गेनिक में और मेटल आयंस, कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें जो है केमिकल चीजें आ जाएंगी हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। तो एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी में काम करता है, दैट इज एंजाइम। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ इनकी लिख लीजिए एंजाइम्स की। These are used in reaction. These are used in reaction. These are used in highly specific in action. एंजाइम जो है, जो इनका हर चीज का अलग अलग एंजाइम है, हर रिएक्शन पे। जैसे हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, वैसे ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर एंजाइम की अपनी पर्टिकुलर जगह है, वो वहीं जाके एक्ट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक ब्रैकेट में लिख लो, वर्क ओनली ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हाईली स्पेसिफिक मतलब वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, मतलब अपने ही ताले में जाके वो चाबी काम करेगी, नहीं तो चाबी काम की नहीं है। वैसे ही हर रिएक्शन में जब ये एंजाइम्स, अलग अलग रिएक्शन में जब पार्ट लेंगे तो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होते हैं। मतलब कि हर रिएक्शन में हर एंजाइम काम नहीं कर देगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा। ठीक है,
और स्पेसिफिक ये क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ये अपने हमारा ताला हो गया एंजाइम और चाबी हो गई सबस्ट्रेट, सॉरी ताला हो गया सबस्ट्रेट एंड चाबी हो गई एंजाइम। ये तभी उसको ओपन करेगी। तो वो जो ओपन करने वाली जगह होती है जहां हम चाबी डालते हैं वो है एक्टिव साइट। तो ये तीन चीजें इसको स्पेसिफिक बना रही हैं। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बना है और जिस जगह पे ये लॉक होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट। तो लिखिए specificity is due to active site. Specificity is due to active site. तो highly specific है, specific for specific substrate and specificity due to active site. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस एंजाइम्स में? ज्यादातर एंजाइम्स लिखिए टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एंजाइम, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एंजाइम। चले देखिए, मोस्ट एंजाइम डैमेज अबव 40 डिग्री, 40 डिग्री के ऊपर ज्यादातर एंजाइम क्या हो जाते हैं? डैमेज। ठीक है, पर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में से जो हम एंजाइम निकालते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स, ये लगभग 80 से 90 डिग्री में भी स्टेबल रह सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखिए, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, शोज थर्मल स्टेबिलिटी इवन एट 80-90 डिग्री। तो ज्यादातर तो 40 डिग्री पे डैमेज हो जाते हैं, पर जो थर्मोफाइल्स वाले एंजाइम्स रहते हैं वो 80 से 90 डिग्री तक भी स्टेबल रह सकते हैं। चले एंजाइम्स के बारे में आपको यहाँ तक समझ में आया? एंजाइम क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जो रिएक्शन हो रही हैं उसको कैटलिस्ट उसके कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब स्पीड अप कर रहे हैं उन रिएक्शंस को, अलग अलग रिएक्शंस को। अब ये रिएक्शंस जो हैं, जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन फॉर्म में होते हैं यूजली, पर कई बार नॉन प्रोटीन भी होते हैं, पर मोस्टली क्या है? प्रोटीन। इसके बाद हमने पढ़ी, ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही कोई एंजाइम एक्ट करेगा और स्पेसिफिसिटी उनकी एक्टिव साइट की वजह से जहां ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी ज्यादातर जो है 40 डिग्री पर डिरेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। पर जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से हम जो एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो 80 to 90 डिग्री में भी स्टेबल रह सकते हैं। चलिए अब हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट किसके बने हैं? प्रोटीन के। इनऑर्गेनिक किसके बने हैं? मेटल आयन एंड मेटल कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, डैमेज एट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर गया और वो हायर टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल है लाइपेस, काइमोसिन, उसका एग्जांपल है पैलेडियम, प्लैटिनम। मतलब वहां पर मेटल्स की बात हो रही है और यहाँ पर हमारे बॉडी के जो नेचुरल एंजाइम्स है उनकी बात हो रही है। इसकी फोटो ले लो, लिखने का टाइम नहीं है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम। टाइप्स ऑफ एंजाइम, चले अब आता है टाइप्स ऑफ एंजाइम, ग्रुप पे डाल लेना। देखिए कैसे कैसे हो सकते हैं एंजाइम? सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। एंजाइम्स कैन बी ऑफ टू टाइप, साथ में जल्दी लिखते हुए चलो, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। जो सिर्फ प्रोटीन का बना है, हाँ इसमें लिखा नहीं है। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं मैं बता रही हूँ आपको, लिखिए मेड ओनली ऑफ प्रोटीन। सिंपल एंजाइम जो है यहाँ पे मेड
only of protein. Simple enzymes are made only of protein. एग्जाम्पल लिख लिए पेप्सिन. एग्जाम्पल इसका लिख लो पेप्सिन. अब जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक एपो एंजाइम एक कोफैक्टर. इसका कोफैक्टर एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम इसका प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट. ये लिखिए, एरो बना के लिखिए. कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर. एपो एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट है एंड कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है. अब ये एपो एंजाइम अकेले बायोलॉजिकली इनएक्टिवेट रहता है, मतलब अकेले ये किसी काम का नहीं है, और ये कोफैक्टर इसको एक्टिवेट करता है. ठीक है. कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट है नॉन प्रोटीन पार्ट है. जो प्रोटीन वाला है वो अकेले इनएक्टिवेटेड है, वो काम नहीं कर सकता. जब कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट आता है तो वो प्रोटीन पार्ट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. अब होल एंजाइम क्या है, होल एंजाइम जब ये दोनों पार्ट मिलकर एक्टिवेट हो जाते हैं, द कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम. कॉन्जुगेटेड एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है जहां पर बोथ एपो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर आर प्रेजेंट, इसको हम कहते हैं होल एंजाइम. ठीक है. तो नेचुरली कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या है, ये इनएक्टिवेटेड है, ये इसको एक्टिवेट करता है. जब ये एक्टिवेट हो जाता है कंप्लीटली तो इसको कहते हैं होल एंजाइम. अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हमने अभी पढ़ा ना, कोफैक्टर एंड एपो एंजाइम्स, है ना. जब को एंजाइम या फिर जो मेटल आयन है वो टाइटली हमारे एंजाइम के साथ बाउंड कर लेता है. अब को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज वेरी टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. जब को एंजाइम एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंडेड रहते हैं ईदर बाय कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, तब इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये लाइन लिख लीजिए. अब टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली जो बाउंडेड रहेगा, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयन. तो तीन पॉइंट लिखिए. हमने अभी कॉन्जुगेटेड एंजाइम में पढ़ा ना कि हमारे पास एक क्या था, किस किस से बना था, कोफैक्टर. तो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, ये कितने टाइप के, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कितने टाइप का हो सकता है. एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम, एक मेटल आयन. सबसे पहले प्रोस्थेटिक बॉन्ड में लिखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमको मिलेगा टाइटली बाउंडेड. ठीक है, ऐसा रहेगा टाइटली बाउंडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर टाइटली बाउंडेड विथ एपो एंजाइम.
जब कोएंजाइम और एपोएंजाइम टाइटली बाउंडेड रहता है तब उसको कहेंगे फोस्फेटिक ग्रुप। कोएंजाइम या जो ऑर्गेनिक वाला है इसको कब कहेंगे, लिखिए लूजली बाउंडेड। यहाँ को कैसा बाउंड मिलेगा, लूजली बाउंडेड। ये क्योंकि लूजली बाउंडेड है और ऑर्गेनिक है तो ये टेम्पररली वर्क करेगा, वर्क टेम्पररली, दिस वर्क टेम्पररली। यहाँ पर लिखिए लूजली बाउंडेड then work temporarily and these are derived from vitamins। लिखिए these are derived from vitamin, example NAD NADP। ये दोनों ही में क्या प्रेजेंट रहता है, नियासिन। ये दोनों ही कोएंजाइम्स में प्रेजेंट रहता है नियासिन। अब ये जो मेटल आयन है ये क्या करते हैं एक्चुअली में, ये सबस्ट्रेट से अटैच होने में हेल्प करते हैं। मेटल आयन में लिखिए हेल्प इन बाइंडिंग सबस्ट्रेट। हेल्प इन बाइंडिंग सबस्ट्रेट। आपको ये तीन चीज समझ में आई। सबसे पहले एंजाइम क्या होते हैं समझ में आया, और ये टाइप क्या थे इसके, सिंपल एंड, हाँ तो उस कॉन्जुगेटेड वाले में क्या था, एंड एपोएंजाइम। हमने टाइप ऑफ कोफैक्टर भी पढ़ लिए। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। देखो केमिकल रिएक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बचा है, हमारा लिपिड बचा है, प्रोटीन बचा है और ये केमिकल रिएक्शन बस, है ना। लिपिड प्रोटीन दोनों बड़े पार्ट। चलिए लिपिड प्रोटीन हम कल पढ़ेंगे। ये आज की क्लास में आपको समझ में आया, इसको रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस के लगाइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए देखिए ये आप अभी पढ़ रहे थे, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है कि वो जगह है जहाँ चाबी आकर लगेगी, और ये है हमारे सबस्ट्रेट, है ना। एक स्पेसिफिक वो बना रहता है, शेप बना रहता है जहाँ पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके जुड़ सकता है। ये इसकी जगह नहीं जुड़ सकता, ये इसकी जगह नहीं जुड़ सकता, इसीलिए कैसे बड़ा ही स्पेसिफिक है। देखिए ये हमारा एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये एक्टिव साइट। समझना है क्या था एंजाइम सबस्ट्रेट। इसको लॉक एंड की मॉडल भी कल पढ़ना है। टेम्परेचर की अलग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं पर एक बार और पढ़ लेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्राफ एंजाइम वाले में, ये दिया हुआ है एनर्जी इसके बाद, ठीक है इसको हम पढ़ लेंगे। ये ग्राफ दिया, ये दिए, मैं देखती हूँ ये वाला ये दिया हुआ। चलो ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।